नाजरीन आदाब, बात से बात निकले प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट मुश्ताक बरक। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक शख्सियत से। आज की हमारी शख्सियत जो प्रोफेसर रही है, उन्होंने PhD किया है, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक ऑथर भी है। चलिए मिलते हैं अपने आज के मेहमान प्रोफेसर बीना बुदकी जी से। नमस्कार जी, आदाब। मुझे बेहद खुशी है कि आज कश्मीर दूरदर्शन ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इसी बहाने मुझे बहुत कुछ कहने का मौका मिलता है। और खासकर बात तो ये है कि अपनी कश्मीर की धरती में आने का मौका और आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पीछे जाके आप अपने बचपन के बारे में हमें ज़रूर बता दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं जैसे सब आम बच्चे पैदा होते हैं, पैदा तो मैं भी वैसे ही हुई, लेकिन मैं अपने परिवार की 8वीं बच्ची थी। अच्छा। और हम 6 बहनें थे, 2 भाई थे, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो जैसा कि होता है कि उस जमाने में, आज भी होता है कि लड़की पैदा होना थोड़ा भारी सा लगता है, लेकिन मैंने सुना है मेरे माँ बाप ने उस दिन घी के दिए जलाए थे। और लेकिन लोगों का काम तो होता ही है ना कुछ कहना कि अरे छठी लड़की। और कभी कभी जब मुझे कोई कहता था अरे तुम्हें कहाँ आना था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे कोई ऐसा कहता, मुझे दिल में बस ये रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इनको दिखा सकूं कि अगर छठी लड़की मैं हूं तो मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी उस लड़के से कहीं ज्यादा हूं जिसकी आप कामना करते हो। तो खैर बड़ी होती गई, आगे बढ़ती गई, लेकिन इत्तेफाक से मेरी बदकिस्मती से मेरे पिता का इंतकाल हो गया। तो बहुत छोटी उम्र में उनका हो गया और मैं बहुत छोटी थी और हमारे 6 महीने तक ऐसा हुआ कि उनका जो पैसा वगैरह आना होता है तो वो आने में थोड़ी देर हो गई। तो हम भाई बहन थोड़े बट गए, कोई चाची के पास चली गई, कोई मौसी के पास चली गई, मगर मैं सबसे छोटी थी तो माँ के साथ ही रही। तो लेकिन 2 दिन ऐसे भी आए जिंदगी में, मैं छोटी थी, मैं 8 साल की थी उस वक़्त, कि हमारे घर में खाने को नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने 2 रुपए के 8 फूल गोभी खरीदे। 4 आने का एक फूल गोभी मिलता था, और उसने वो हल्दी डाल करके मुझे दिया खाने के लिए। तो मैं उसको कहती थी खाना नहीं मिलेगा क्या? तो कहती थी कल लाएंगे ना, मैं ढेर सारा तुम्हें खाना दूंगी। तो मैं खा लिया वो 2 दिन। 2 दिन के बाद पैसे वगैरह आ गए, सब कुछ आ गया। फिर इंशाल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से हम सब भाई बहन अपने घर में वापस भी आ गए। लेकिन वो 2 दिन मेरी बचपन पर ऐसे हावी रहे, मुझे ऐसा लगता था जैसे खाना बनता था या चाय बनती थी, मैं बड़ा सा गिलास लेके और अपनी प्लेट लेके भागती थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो, जैसे मैं मरी जा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कहीं खाना खत्म ना हो जाए। तो ये मेरे जिंदगी में बहुत दिन तक इसका असर रहा। और दूसरा, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि जिंदगी एक सी नहीं रहती है। आज अगर आप बहुत कुछ हो, अगले पल में आपका क्या होगा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका फायदा मुझे ये हुआ कि आज मैं पता नहीं क्या से क्या भी बन जाऊं, कुछ भी मिल जाए, लेकिन मेरे पांव हमेशा धरती पे रहते हैं। अब रहा सफर का, तो पिता के जाने की वजह से मैं साइंस पढ़ रही थी। अच्छा। तो मुझे साइंस छुड़वा दी गई, कहा कि आर्ट्स पढ़ो। अच्छा। तो खैर आर्ट्स मैंने पढ़ लिया, लेकिन अंदर एक वो खलिश थी मुझे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि मैंने उन दिनों मदर टेरेसा, वो लेडी विद द लैम्प, ये कहानियां पढ़ी थी। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ती थी, वो मेरे दिमाग में थी, मेरे जहन में थी कि मैं भी ऐसा करूंगी। तो जब मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया तो पढ़ती गई और BA होते होते मेरी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो मेरे पति 76 बैच के दीपक बुदकी जी थे। तो उनको भी थोड़ा ये थे कि भाई इसको बात करना आना चाहिए, ये कुछ बोल सके अंग्रेजी। उसने मेरी बहन से कहा इसको अंग्रेजी सिखाओ, नहीं तो मैं इसको साथ लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैंने बोला अच्छा भाई कोई बात नहीं है। B.Ed मैंने यही गांधी कॉलेज से किया और
आपको सुन के हैरानी भी होगी कि जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था उसके बाद ही मैंने बड़े सुपुत्र को जन्म दिया। अच्छा। तो वहां से मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया तो जैसे एक भूख होती है ना, जैसे मुझे वो खाना नहीं मिला था तो मैं सबसे पहले पहुंचती थी। मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मुझे ऐसा लगता था मैं सारी डिग्रियां ले लूं। मैंने 18 साल तक 5 MA करे, MA इकोनॉमिक्स किया, MA सोशियोलॉजी किया, MA हिंदी किया, MA एजुकेशन किया, MA मास मीडिया में किया। मतलब इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट ही नहीं रह गया था मेरे एरिया का, तो मैं क्या करती। फिर मैंने BEd किया, MEd किया और PhD की, DLED किया, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक मैंने इसलिए किया कि उस समय दिल्ली में जहां पर ये होता था वहां आपको पास मिलता था। वो पास बहुत थोड़े से पैसों में बनता था, उसमें आप अच्छी वाली बस में सफर कर सकते थे। और ये शाम का क्लास मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि इसी बहाने मुझे पास मिलेगा। नहीं तो उस समय 5-6 रुपए टिकट होती थी, वो भारी लगता था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन यही अनुवाद का हमारा डिप्लोमा जो है मुझे आगे काम आएगा। तो वहां से ये मैंने एक कुछ करने की, कुछ बनने की ठान ली कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। देखिए, मैंने बहुत सी नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरी करी है, मैंने बैंक में भी नौकरी करी है। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में कई बार किया, कई बार छोड़ी। लोग कहते हैं मिलती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका दिल साफ है, मंशा ठीक है और आप में दम है तो मिलेगी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई तो मेरा 2 PRT का भी था, TGT का भी था। तो मैं शिलोंग में थी, तो मैं देने के लिए गई और मेरा नाम सिर्फ वहां आया था कि इसका इंटरव्यू ले लिया जाए। मैं जब वहां गई तो असिस्टेंट कमिश्नर ने इंटरव्यू लिया, उसने 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद कहने लगा कि अच्छा, अगर हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप कहाँ का। मैंने कहा टेंगा वैली में। टेंगा वैली चाइना का बॉर्डर था। अच्छा। मेरे पति की वहीं ट्रांसफर थी उस वक्त और आर्मी में थे वो उस वक्त। तो कहने लगे ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कल भी इंटरव्यू है PRT का। कहने लगे हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, अब आने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आके घर में अपने पति से कहा, उन्होंने बोला पागल हो, उसने तुम्हारा बस चेहरा देख के बोल दिया होगा टहलाने के लिए, जाओ कल इंटरव्यू देख। उन्होंने मुझे धक्का दे के फिर बजाए। जब मैं फिर वहां इंटरव्यू देने के लिए तो उसने बोला हमने तुम्हें कहा ना, हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है, क्यों आई आज। हमने कहा घर से पति भगाता है, यहाँ आप भगाते हो। मैं कहा ठीक है। मैं पूरे 3 बजे तक वहीं बाहर बैठी रही। बात आप दीपक साहब की बात की आपने, क्या आपको लगता है कभी 2 इंटेलेक्चुअल एक ही छत के नीचे है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ या क्लैश ऑफ आइडियाज़ या कोई यूनिटी में आपने कोई काम किया, या कितना आपको लगता है कि उनके होने से आपके साहित्य पे देखिए एक बात बताइए, जो ये राइटर होता है ना जी, ये बड़ा खुदगर्ज होता है। जी जी। वो चाहता है मेरा काम तो रहे, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। देखिए मैं अगर उनका हिंदी वगैरह कभी जैसे कर देती थी, लेकिन उनको हमारी अक्सर लड़ाई होती थी, तुमने मेरा चुरा लिया। अच्छा। तुमने मेरा, अरे क्या चुरा लिया मैंने। अच्छा, फिर हमने ये डिसाइड ही किया था आप अपनी फील्ड में चलो, हम अपनी फील्ड में चलेंगे। लेकिन मैं कश्मीरी अभी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, या देवनागरी में कश्मीरी में भी काफी काम करती हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैं बेसिकली मूलतः कश्मीर से हूँ, तो मेरा कश्मीर के साथ नाता बना रहे, वरना हिंदी में मैंने बहुत काम किया है। तो यहाँ से मैंने ये मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ बनना चाहती थी। तो कई नौकरियां मैंने छोड़ी, मतलब कभी घर की वजह से, कभी किसी वजह से, लेकिन अप्लाई करती चलो। और मेरे पति का एक ही होता था, जब तुम में दम होगा ना तो तुमको मिल जाएगी। मतलब मेरे दिल में ये रहता था कि उसकी ना सिफारिश है, वो कहते तुमको यही बीमारी है, सिफारिश कुछ नहीं होती, अगर दम होगा तो तुम्हें मिलेगी। तो वो उस बात से मैं आज मानती हूँ कि अगर आप में दम है तो मिलेगी जरूर। लिखने के और आपका रुझान कब से बढ़ा? देखिए ऐसा है कि कश्मीर से उन दिनों 1990 में ये सारा था, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और मैं जब एमएड कर रही थी उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, एक था 2 साल का और एक था 3.5 साल का। एमएड करने में आगरा गई थी। मेरी आगे एमएड की क्लास होती थी और पीछे मेरे कुर्सियों पे बच्चे सोते होते थे। अच्छा। वहां पे दूध की बोतल भी होती थी, खाने का सामान भी होता था। मैं 10 बजे उनको सुलाती थी, वो 1 बजे उठते थे। विद्यानिवास मिश्र का क्लास होता था 12 से 1 तक। 1 बजे जब मेरा बच्चा सो के उठता था, अगर नहीं उठता था तो विद्यानिवास मिश्र जी कहते थे, अरे ये लल्ला नहीं उठा नींद से।
और कभी कभी मेरा बच्चा पीछे से ऐसे चलता हुआ आता था, कभी वो पेशाब करता हुआ भी चलता था और मुंह में ऐसे बोतल लेके चलता था, मम्मा मम्मा। तो मैंने उस तरह से एमएड किया है। एमएड करके जब मैं कश्मीर से यहाँ से दिल्ली गई थी तो मैंने विद्यानिवास मिश्र जी से कहा, वो नवभारत टाइम्स के एडिटर थे। मैंने बोला गुरुजी मुझे नौकरी में फिलहाल छोड़ के एक हिसाब से आई हूँ, पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने कहा अखबार में लिखो। तो मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता, मैंने तो कभी लाइन भी नहीं लिखी है। तो कहने लगे तुम क्या सोचती हो जो साहित्यकार है वो पेट से ही पैदा होते हैं। तो हमने कहा क्या लिखो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता है। कहने लगे तुम्हारे यहाँ कोई तीज त्योहार मनाए जाते हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे उसी पे लिखो। तो मैंने सबसे पहला गाड़बत पे लिखा है। अच्छा। कि गाड़बत कैसे हम कश्मीर में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। उसके बाद मैंने, क्योंकि ये दिसंबर में होता है। गाड़बत की आपने बात की तो कश्मीर कल्चर इसमें आ जाए, थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि ये गाड़बत का जो माहौल था वो कैसा था? गाड़बत का क्या था, ये घर देवता था। हमारे हर घर का एक देवता होता है। तो हम लोग पोह के महीने में, जो दिसंबर का महीना होता है, हम लोग घर देवता की पूजा करते हैं। उस दिन मछलियां लाई जाती हैं, साफ सुथरी करके, उनको साफ करके, सब करके, जो घर की बड़ी औरत है या जो भी हो, बहू भी हो, वो छील के साफ करके उसको बनाते हैं और चावल वगैरह बनाते हैं। और इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर नहीं डालते। और इसको घर की कहनी पे, जिसको यहाँ कहनी, जिसको हम छत बोलते हैं और कश्मीर में कहनी बोलते हैं, तो वहां पर साफ करके, लिपाई करके इसको रख देते हैं। अच्छा। खाने को, थाली को। अच्छा। और उसमें अच्छी 2-3 मछली के टुकड़े वगैरह रख देते हैं। और जितने आपके रिश्तेदार हैं, बहू है, बेटियां हैं, दामाद हैं, उन सबको बुलाते हैं इस दिन दावत पे। फैमिली गैदरिंग। दूसरे दिन अगर वो चाहे चूहा खा जाता हो या कोई भी खा जाता हो वह, तो हम कहते घर देवता ने खाना खा लिया। और हमें महसूस होता था कि जैसे वाकई में घर का देवता चल रहा है। देखिए ये त्योहार का अपना एक मूल्य है, लेकिन कश्मीर में जब बड़ी बड़ी काफी बर्फ जमी होती थी तो उन दिनों यही बहाने तो थे एक दूसरे से मिलने के, क्योंकि बर्फ गिरी होती थी दिसंबर में, तो लड़की को बुलाने का, दामाद को बुलाने का ये एक बहाना होता था। और पूजा भी होती थी कि घर का एक देवता है, हम उसे भोग लगाते हैं, तो उसमें मतलब इसी बहाने मिलते थे हम लोग। आप बहुत बरसों से आप श्रीनगर आ रही है, कश्मीर आ रही है, आपको क्या लगता है कल्चरल डिफरेंस कितनी बन गई हमारी? देखिए ऐसा है कि मैं 2010 से बराबर आई हूँ और मैं बड़े फख्र के साथ, गर्व के साथ कह रही हूँ, मेरे सिवा कोई कश्मीरी ना महिला और ना पुरुष आया है। मैं बराबर यहाँ आई हूँ, मैंने काम किया है, मैंने सेमिनार्स किए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को एडमिशन्स भी दिलवाए हैं। उसके बाद मैं जम्मू गई हूँ, लेकिन मैं बराबर आती रही हूँ। और जो कल्चर थोड़े बहुत, अगर लिटरेचर जल गया था, साहित्य जल गया था, मैंने उसको कश्मीर संदेश के थ्रू रिवाइव किया, उसको मतलब फिर से किया और काफी सेमिनार्स किए। आपको मतलब मुझे कभी कभी कहते हुए भी अजीब सा लगता है, हमारे कश्मीरी भाई बहन इतने नहीं यहाँ आते थे, लेकिन विदेश से भी लोग आते थे और पूरे भारत से लोग आते थे। और उन भारत में जाकर के वो कहते थे अरे हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ खाया पिया, प्रोग्राम किया, डिस्कशन करते थे, सब कुछ करते थे। मैं बराबर आती थी। 3 बार मैंने राजभवन में, वोहरा साहब के समय में राजभवन में प्रोग्राम किया है। और फिर अपने होटल में जहां मैं रहती थी वहां पर आके शाम को हम लोग डिस्कशन करते थे, गाने गाते थे। कभी जगह नहीं थी, क्योंकि हमें कहीं से, गवर्नमेंट से कोई मदद तो है नहीं, कहीं से मुझे कोई मदद तो मिली नहीं। हाँ, सिर्फ वोहरा साहब ने, राज्यपाल वोहरा साहब को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। उसके बाद मुझे कभी किसी से कोई एक पैसा नहीं मिला। हम अपनी जेब से, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरी एक मतलब सनक है कि मैं कुछ करूं अपनी धरती के लिए। डॉक्टर बीना जी का जहाँ प्रोफाइल देखते हैं, आपने सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, इस और कैसे आप नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने अपना कैरियर अखबार से शुरू किया। 2 साल में मैंने 4,500 आर्टिकल्स लिखे हैं और दिल्ली का कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसमें मेरा आर्टिकल नहीं होता था। दिल्ली के अखबार में करते करते मेरे घर के सामने एक महिला थी जो मुझसे आर्टिकल लिखवाती थी। उसको कुछ घर की हालत उसकी अच्छी नहीं थी। हमारे घर के सामने नेशनल चैनल था,
तो एक दिन वहां लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे, उन्होंने बोला कि बच्चों की पिटाई का जिम्मेदार कौन, इस पे लिखो। वो उसको आता ही नहीं था, तो उसने मुझे बुलाया, वो रोने लगी। उसने साफ बता दिया कि मैं एक महिला से लिखवाती हूँ। उसने बोला कल उसको बुला के लाओ। मैं दूसरे दिन गई, उन्होंने मुझसे फटाफट वो सारा लिखवा लिया। मैंने लिख करके दिया। उन्होंने कहा तुम रिकॉर्डिंग भी करो, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी करी। लेकिन उस समय इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप शाम को फिर अपना प्रोग्राम सुनने बैठोगे। हालांकि दिल में हलचल थी कि मैं सुनूं, लेकिन इतनी नहीं होती थी। आज के जमाने की आजादी नहीं थी। आजादी तो आज की बहुओं को और लड़कियों को मिली है। तो खैर मैं चुप रही। दूसरे दिन जब मेरा पति चला गया था, मैं जल्दी जल्दी भाग के गई। मैंने उनसे पूछा मैंने कल प्रोग्राम किया था, कैसा था? कहने लगे खुशबू तो बहुत दिन से आ रही थी, आज चावल भी देख लिए। अच्छा। समझ में नहीं आया। सच बात यह कि मुझे, लेकिन अभी 10 दिन हुए नहीं, मेरा दूसरा एक और प्रोग्राम आ गया। तो वहां से मेरा रेडियो का कैरियर शुरू हुआ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने मुझे प्रसार भारती में कहा जाओ वहां भी प्रोग्राम दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अखबार में जब मैंने पर्व से शुरू करा, तो धीरे धीरे मैं एक एक सीढ़ियां चढ़ती गई, महिलाओं पे, बच्चों पे, संस्कृति पे, फिर सोसाइटी पे, मतलब इन सब पे लिखती रही। इसी तरह जब मैं रेडियो में गई, मैं धीरे धीरे एक एक सब पे लिखती चली गई। आगे 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 मैं इसी तरह से बढ़ी। मतलब मैंने वो ऐसा नहीं कि जंप मारा। और मैं जो भी प्रोग्राम करती थी या जो भी लिखती थी, मैं दूसरे दिन उस कंसर्न ऑफिसर से जरूर पूछती थी कि कैसा था, कुछ गलती थी, प्लीज मुझे बताइए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ दिल्ली प्रेस के जो मालिक हैं, जिनकी 4 किताब मतलब पत्रिकाएं निकलती हैं, सरिता, गृह शोभा, ये सारी, श्री परेशनाथ जी, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे, मतलब गर्मी होती थी, एक आर्टिकल को वो 4 बार लिखवाते थे। बिना अगर इसमें ऐसे करोगी तो ऐसे बनेगा, तो मैं आती थी, लिखती थी। और आज उसी का नतीजा है कि मैं बहुत कुछ हरफन मौला जो मैं बनी, हर फील्ड में लिखना। नहीं तो एक का होता है कि बच्चों के बारे में लिखना, मुझे बच्चों ना कच्चा, मुझे जो मिले मैं सब लिख लेती हूँ। तो परेशनाथ जी की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हाथ मेरा साथ दिया। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है पुरुष का, महिला का, कि जो वो मुझसे नहीं लिखवाते थे। तो ये लिखते लिखते मेरा रेडियो भी आ गया, अखबार भी आ गया, अखबार छूट गया, रेडियो आ गया, रेडियो छूट गया, पत्रिकाएं आ गई, जो अच्छी राष्ट्रीय पत्रिकाएं थी। राष्ट्रीय पत्रिकाएं जब लिख के थक गई मैं, अब मेरी नजर, एक दिन मैं किसी घर में गई, मैंने बहुत सारे अवार्ड देखे वहां, तो मैंने कहा ये किस बात के हैं? कह लगे ये मुझे उस पे मिला है, ये मुझे। तो मैंने अपने सोचा कि इसके सींग थोड़ी है, मेरे सींग नहीं है, मेरे भी, मैं भी तो ऐसी हूँ। मैंने कहा मेरे पास भी 2 आंखें हैं, सब कुछ मैं भी कर सकती हूँ। और उस दिन से मैंने वो एक मंजिल की तरफ रखी कि हम भी लिखें, गोल सेट किया। हाँ, कि मतलब मुझे ये नहीं करना है कि तुम चलो, अपना रास्ता बनाते चलो। तो मैंने लिखना, फिर ये किताब, ये नावल वावल मुझे लिखना नहीं आता था। उसी समय अखबार में मैंने देखा कि महिलाओं पे हिंदी अकादमी ने एक लिखा है कि महिलाओं पे लिखिए, तो इस साल हम उस पे पुरस्कार देंगे। तो अब जम्मू में हिंदी का इतना था नहीं, टाइपराइटर मिलते नहीं थे। खैर किसी तरह से मैं कॉलेज जब जाती थी तो रोज 10 पेज लिख करके उसको देती थी, और वो भी क्या, घर के कामों में से समय चुरा के, क्योंकि उस समय घर के काम करना पहला इम्पोर्टेंट होता था। बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, स्कूल जाना। अगर आप लिखने पढ़, अब बैठ गई तुम लिखने, अरे तुम छोड़ो ना, पहले घर देखो। मतलब नॉर्मली ये होता था। इस सिलसिले में एक कहानी मैं आपको बहुत अच्छी और भी सुनाऊंगी। मैं सुबह सुबह उठ के पूजा करती थी। तो आर्मी में उन दिनों मेरे पति देव थे, तो एक दिन वो सुबह 8 बजे आर्मी में जाना होता था, तो वो कहने लगे तुम्हारा भगवान को क्या है ये, मतलब मुझे देर हो रही है। उन्होंने उठाया मेरा ये शिवलिंग और चला दिया बाहर। अच्छा। अब मैं रोती पिटती रही, मगर दे दिया नाश्ता। 1 बजे मैंने देखा वहां पे शोर मचा हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ क्या हो गया है बगल वाले में? तो पता चला इनके यहाँ शिव ने दर्शन दिया है। अच्छा। तो मैंने कहा शिव ने दर्शन दिया, कौन सा शिव है? तो देखा मेरा ही शिव जी है। अच्छा। अब मैं क्या करूं? तो अब मेरा पति जब 2 बजे आए तो मैंने उनसे बोला कि देखो आपने मेरा शिव जी को फेंक दिया, देखो वो इनके यहाँ गया और इनका केस भी आज कोई सॉल्व हो गया है, और देखो कितना बांट रहे। कहने लगे इतने दिनों तक मेरे घर में था, तब तो अंडा भी नहीं दिया, वहां जाते ही फैल गया, वहां जाके सारे केस पूरे करा दिए। तो मैंने वो
मतलब पूजा, मतलब उस जमाने में मेरे कहने का मतलब ये था कि आप बहुत, जैसे आजकल होता है मेरा टेबल, मेरा कलम, फिर आप लिखने बैठोगे, होता है, हाँ मतलब ना जैसे मैं बहुत बड़ी तूफान हूँ। उस समय तो होता था वही पीछे रखो, ये काम रखो पीछे, बाद में करना, प्रायोरिटी नहीं थी लिखने मतलब ये सब नहीं था। लेकिन मैं उनमें से ये निकाल करके मैंने ये पहली नॉवल तैयार करी, उसका नाम था प्रस्ताव जी। और जम्मू से भागती दौड़ती दिल्ली गए, उसी दिन ट्रेन लेट हो गई, किसी तरह से भागती दौड़ती 5:10 पे मैं हिंदी साहित्य अकादमी पहुंची। मैंने बोला मेरी किताब ले लो, उसने उधर से एज यूजुअल रोप करा कि टाइम हो गया। मैंने कहा भैया मैं दूर से आई हूँ, आज ये बड़ा रोई पिटी, रोने भी लगी बड़ा ये, तो खैर वो बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसने मेरी किताब ले ली। मगर उसी आदमी ने मुझे 3 महीने के बाद कहा मैंने तो आपको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन साहित्य अकेडमी ने आपको सेलेक्ट कर लिया। और मेरा वो पहला नॉवल था प्रस्ताव, जिसमें मैंने ये लिखा था कि एक महिला को अगर अवसर मिलता है तो वो उसी खूंटे से बंधे रहना चाहती है जहां उसको रोज कष्ट होता है, लेकिन अगर पुरुष को अवसर मिलेगा वो फौरन चल पड़ता है। तो उसी पे मुझे मिला था, तो वहां से मैंने नॉवल लिखना शुरू किया। फिर मैंने कई नॉवल लिखे, शरणार्थी लिखी, नंगी इमारत का बलात्कार लिखी, ये सभी बड़ी फेमस भी हुई। फिर मैंने बच्चों पे लिखी, मेरे अपने बेटे के बच्चे पैदा हुए, मैंने पहली बार पोइट्री का तब से काम शुरुआत करा। अब जो आपने पूछा कि सोशल का काम, ये पोएट्री, निबंध, मैंने केसर की क्यारी में, आग की लपटें आखिर कब तक, ये मेरा बड़ा, इस पे मुझे अवार्ड भी मिला, शरणार्थी पे भी मिला, नंगी इमारत का बलात्कार उस पे भी मिला, और इस तरह से करती रही। यहाँ मेरी संगोष्ठी चल रही थी, सुबह वोहरा साहब आए थे, तो मैंने देखा एक महिला मतलब सर किसी का रखे हुए कोने में बैठी हुई है। जब वोहरा साहब प्रोग्राम करके चले गए तब भी मैंने इसको बैठे देखा। तो वो जब चले गए तो मैंने बोला तुम क्यों बैठी हो? कहने लगी मेरा पति मर गया। मैंने कहा है? तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, 15 दिन पहले आई हूँ और मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मेरे पाँव पकड़ने लगी। तो मुझे थोड़ा, एक औरत मैं भी हूँ, तो मैंने अपनी जो सेकंड मेरी कमांड, क्योंकि मेरी ऊपर सेमिनार चल रहा था, मैंने उसको बोला देखो पैनिक मत करना किसी को, और प्रोग्राम एज इट इज चलाते रहो, मेरे मतलब तुम मत सोचो कि मैं इधर ही उधर हूँ। मैंने इसको उठवाया, इसको गर्म पानी से नहलाया, इसको उड़ाने के पास हमारे पास कफन भी नहीं था, तो मेरे पास एक नई चादर पड़ी हुई थी, क्योंकि सेमिनार था, लोगों को नई चादरें देनी पड़ती हैं। मैंने एक चादर वही उठाई, उस चादर में लपेटा, और एक मोहम्मद भट्ट था स्कूटर वाला, वो हमारा खड़ा रहता था वहां पे, तो इसने उस गोदी में लाए, इसने सर पकड़ा, मैंने टांग पकड़ी, और हम करण नगर शमशान गए। और वहां पे वो मुझे बोलता है जाली वाला इसका करना है काम कि जमीन वाला, कि पता नहीं क्या बोला। मैंने कहा भैया मैं पहली बार है, मुझे नहीं पता है कौन सा लाना है। ये मुझे बाद में पता चला कि जाली पर जब लकड़ी रखते हैं तो कम लगती है, जमीन पे रखते हैं तो ज्यादा होता है, और बड़ा आदमी हो तो चंदन की लकड़ी डालते हैं। अब इसकी बीवी कहती है मैं तो नहीं कर सकती हूँ, आप कर दो। अब मुझे समझ में नहीं आया कैसे करूं, मगर अब ऐसे वैसे करके मैंने कर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि 4 कंधे भी नहीं है हमारे पास कि हम किसी को ले जा सके। मतलब रात भर में थोड़ी वो रही, और दूसरे दिन मेरा सेमिनार तो एज इट इज चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं सुबह 8 बजे बादाम बाग शमशान गृह गए। मैंने वहां इतनी अस्थियां देखी, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उससे पूछा इनको ले जाने वाला, कहता कौन ले जाएगा, पड़ी हुई है, अब क्या करें हम। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आप ये सारे एक बोरे में भरवा दो। तो कहले क्या करोगी? मैंने कहा मैं इनको हरिद्वार ले जाऊंगी। तो मैंने वहां पे भरवाई। तीसरे दिन जो वो बिहारी मजदूर मर गया था, उसका करण नगर जाके 5 बजे हमने सारे फूल चुन लिए, जो अस्त्र हम लोग कहते हैं बटोरना, वो वहां से हम बटोर के लाए, हमने बाहर दरवाजे पे लटकाए, और हमको 8:30 बजे 9 बजे ये सारे साहित्यकारों को लेके पहलगाम जाना था। पहले हम मारतंड गए, वहां पर हमने इसका वो सारा पूजा पाठ सारा किया, वो भी मैंने ही किया, और ये इसकी बीबी अब हमारे साथ ही चल रही थी। तो 1 घंटा लग गया। मैंने उसको बोला देख इन लोगों को सबको उधर ही लगाना 1 घंटा, और फिर गुरुद्वारे में इनको चाय पानी पिलाना, और तब तक मैं आती हूँ।
तो मैं अपना काम करके आई, फिर मुझे नहाना भी था। मैं ऐसे ही उसी में डुबकी मैंने लगाई तो मेरे कपड़े सारे गीले हो गए थे। तो जब मैं वापस आई तो उसे कहा, अरे बुटकी मैडम आप गीली हो गए। मैंने कहा वो पाँव फिसल गया, वहां पे गिर गई हूँ, कोई बात नहीं है। तो कहने लगे अब क्या करोगी, बीमार हो जाओगी। हमने कहा मेरे पास एक सूट है, मैं रखती हूँ। तो मैंने कपड़े बदले। तो इस तरह से ये मेरी शुरुआत वहां से हुई स्टार्ट हो गई कि मतलब अस्थियां, मैं लावारिस तो नहीं उनको कहूंगी क्योंकि मैं उनको बहन बेटी करके नाम देती हूँ। तो मैं उनकी बहन करके या बेटी बन करके उनका अंतिम संस्कार करती हूँ, उनको मोक्ष वहां पे पूरी पूजा करती हूँ। मैं हरिद्वार में सती घाट से इनको प्रवाहित करती हूँ। जम्मू कश्मीर से, इसी कश्मीर से मैंने शुरुआत करी, फिर मैंने जम्मू से ली, फिर मैंने चंडीगढ़ से ली, फिर मैंने बम्बई से ली, फिर मैंने गाजियाबाद से ली, फिर दिल्ली से ली और अहमदाबाद से ली। इन शहरों से हमने जमा करनी शुरू करी पितृपक्ष में। पितृपक्ष में हमने ये जमा करनी हर साल शुरुआत करी। खाली कोविड में हम 3 बार लेके गए हैं, 37,000 हम लेके गए हैं। और 588 शवों का मलाड शमशान गृह में मैंने दाह संस्कार किया है। वहां इतनी लंबी लाइन लगी होती थी, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते थे क्योंकि वहां हिंदी कश्मीरी संगम को सभी जानते हैं। तो मुझे फोन वोन आता था और मैं वहां लकड़ी कफन, कोई गरीब होता है मैं देती हूँ पैसे। तो उन्होंने बोला मैडम यहाँ ये पड़ी हुई हैं, इनको कोई करने, क्या करें हम। तो मैंने कहा चल मैं आती हूँ, तो मैं आती हूँ। तो मैंने फटे वहां 4-5 चट्टे लगा दिए, सबको लगा के छुट्टी करी। मगर उस दौरान मैंने ये भी सीखा अच्छी आत्मा क्या होती है और बुरा इंसान क्या होता है। अच्छा। जब अच्छे इंसान को आप दाह संस्कार करते हो वो आधे घंटे में राख बन जाता है। अच्छा। और जो थोड़ा पापों से भरा होता है वो 5 घंटे जलता भी है, फिर बुझ जाता है, फिर दुनिया भर का घी भी डालते हैं, वो तब भी मतलब वो कहते हैं ना कि अध जला, वो ऐसा ही होता है। मगर ये मुझे वहां सेंस आई। तो खैर ये सिलसिला मेरा वहां से शुरू हुआ। तो कोविड पीरियड में जब मैं ये लेके गई तो मेरा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी आया। अच्छा। और आज तक मैं 54,000 ले जा चुकी हूँ। और अभी मुझे 13 तारीख को फिर जाना है हरिद्वार और वहां मतलब लेके मतलब डालना है। अब इसमें कुछ लोग मेरे साथ चलते हैं लेकिन वो फोटो खिंचाने के लिए ज्यादा होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कोई भी काम आप करिए ये यहाँ से होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, इस नाम के पीछे लोग पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं या कुछ। अभी जैसे मैं कई बार लोगों से आग्रह करती हूँ भैया एक वक्त का खाना खिला दो, कुछ कर दो, लेकिन कुछ 1-2 ही मदद करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। और दूसरी बात, लोग जब लेके जाते हैं ना धूम धड़ाका ढोल पीटते हुए ले जाते हैं। भगवान न करे किसी के घर में अगर कुछ ऐसी बात होगी क्या वो धूम धड़ाका मचाएगा। लेकिन मैं जिस दिन लेके जाती हूँ जब तक मैं इनका सब कर देती हूँ, मैं तब तक मुंह नहीं धोती, कपड़े नहीं बदलती, खाना नहीं खाती हूँ और न कंघा करती हूँ। मैं जब सब वहां मेरा हो जाता है उसके बाद मैं अन्न ग्रहण करती हूँ और कंघा करती हूँ, नहाती हूँ। मैडम मैं बहुत इम्प्रेस हुआ जो आपने सोशल वर्क किया और हमारे लिए एक नई दुनिया फैल गई कि एक औरत क्या कर सकती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो आज की जो महिला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, मतलब लड़की हो या लड़का हो, सबसे बड़ी बात है किस्मत को नहीं कोसो। मतलब मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है, मेरे उसमें ही नहीं लिखा है। पहली बात है कि आपने कितने कदम उठाए और हर वक्त रोनी सूरत मत बना के बैठो क्योंकि आपकी ये आदत में आ जाता है कि रोना है। मैं जब हारी हूं दूसरे दिन में उससे ज्यादा मतलब हिम्मत से उठी हूँ और काम कोई बुरा नहीं होता है। देखिए जब मैंने ये काम भी किया था मुझे तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मतलब मैंने छोड़ दिया। देने वाला ऊपर वाला है। देखिए ठीक है मैं ब्राह्मण हूँ मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अच्छा हरिश्चंद्र ने क्या डोम का काम नहीं किया था, वो भी तो ब्राह्मण था। है सीता को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा था। तो ये बात नहीं है, मतलब हम लोग किस्मत को भगवान को वो कर देते हैं, हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। जी मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि आपने समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई। बातें बहुत सारी करनी थी लेकिन वक्त की तंगदामनी है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।
तब तक आप और हम अल्लाह के सुपुर्द।